चलिए हम अपने पॉलिटिक के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं, जो कि है द प्रीएम्बल। जो प्रीएम्बल है वो हमारे ऑब्जेक्ट जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के थ्रू ही पास किया था प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के थ्रू ही पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कौन कौन सी बातें की थी। वो था वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved the constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। अब कौन कौन सी चीजें? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, again equality of status and the opportunity and to promote among them all। last है fraternity, assuring the dignity of the individual and the utility and integrity of the nation। in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। अब ये पूरा का पूरा प्रीएम्बल था। इस प्रीएम्बल में बताया गया था वी द पीपल ऑफ द इंडिया, जो हम हैं, हम इंडिया के लोग ही क्या कर रहे हैं, जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और इसमें क्या है, कौन कौन सी बातें की गई। पहली बात थी सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी की बात किया जाए तो यहाँ पे सॉवरेनिटी दो टाइप की बोली गई थी। देखो सॉवरेनिटी क्या होता है, एक होता है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, एक होती है इंटरनल सॉवरेनिटी। मीन्स हमारे जो आंतरिक और बाह्य मुद्दे हैं या बाह्य सब्जेक्ट्स हैं, इनमें पूरा का पूरा कंट्रोल किसका होगा, हमारी खुद की गवर्नमेंट का होगा। किसी भी बाहरी गवर्नमेंट का या बाहरी किसी भी देश का कोई भी फोर्स नहीं होगा। अगर हम किसी भी कंट्री के साथ में कोई भी रिलेशन रखना चाहते हैं, वो हमारी गवर्नमेंट खुद तय करेगी, ना कि किसी के फोर्स में आकर के डिसाइड करेगी। ये होता है सॉवरेनिटी का मतलब। अब आते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद। हमने जो देश के अंदर समाजवाद की कोशिश किया है वो कैसा है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट की बात की गई है, ना कि कम्युनल सोशलिस्ट की बात की गई है। तो हमारे पास अलग ही मिक्सचर है जो कैसा है, वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का। और ये जो वर्ड था सोशलिज्म, ये शुरुआत में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय नहीं था, ये जोड़ा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। ठीक, तो उस समय प्रीएम्बल में एक वर्ड जोड़ा गया सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में भी कहा, कौन सा सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात की गई है। नेक्स्ट आते हैं सेकुलर। सेकुलर होता है धर्मनिरपेक्ष। मींस ये भी शुरुआत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जोड़ा गया। अब देखिए क्या है, इंडिया का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान इस्लामिक धर्म पे चलता है और अलग अलग कंट्रीज के अपने पर्टिकुलर धर्म है, लेकिन इंडिया का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है। ठीक, इसका मतलब हम ऐसा भी नहीं है अथीस्ट हैं। ठीक, हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं उनको इंडिपेंडेंस है, वो अपनी इच्छा के अनुसार जो भी धर्म अडॉप्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये है हमारे सेकुलर का मीन्स। डेमोक्रेटिक का मीन्स क्या है, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स सेलेक्ट किए जाएंगे किसी भी पार्टी में या किसी भी, यानी कि जो भी हमारे पास राज्यसभा, लोकसभा या जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा होगा वो हम लोगों के द्वारा ही चुना गया इंसान होगा डेमोक्रेसी में। ठीक, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, यहाँ पे रूल बाय पीपल होगा, लोगों के द्वारा शासन किया जाएगा। ये है डेमोक्रेसी का मीन्स। रिपब्लिक का मीन्स क्या है, इंडिया की जो सबसे टॉप अथॉरिटी है वो हेरिडेटरी नहीं है, वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए रहेगी और जैसे ही टाइम ओवर हो गया तो उसका पद चला जाएगा। जस्ट लाइक एज प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट प्रत्येक 5 साल के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं और उनको भी सेलेक्ट करते हैं। हम लोग डायरेक्टली नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली जो है हम सेलेक्ट करते हैं। यानी डेमोक्रेसी में जो भी लोग सेलेक्ट किए जाएंगे वो इंडिया के लोगों के द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे, लेकिन जो सिलेक्शन होगा वो डायरेक्टली लोग सेलेक्ट कर सकते हैं या इनडायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव होगा तो लोग डायरेक्टली जो है लोकसभा के मेंबर को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन जो राज्यसभा का मेंबर होगा उसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ के लोग डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली, क्योंकि वो लोग एमएलए और एमएलसी को सिलेक्ट करते हैं, वही लोग क्या करेंगे फर्दर राज्यसभा के मेंबर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक,
तो ये था रिपब्लिक का मीन्स। और आते हैं जस्टिस। हमने कहा हमारे देश में जो न्याय होगा वो न्याय कैसा होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल बेसिस पे हमारे पास न्याय होना चाहिए। उसके साथ साथ हमने आज़ादी दी है हमें थॉट की, सोचने की, एक्सप्रेस करने की, किसी भी चीज़ को मानने की, ठीक, और कि कोई भी पूजा करने के लिए, किसी कोई भी वर्शिप करने की। तो लिबर्टी हमारे पास आज़ादी किसकी है, थॉट की है, एक्सप्रेशन की है, बिलीफ की है, फेथ की है, वर्शिप की है। और हमें इक्वलिटी ऑफ स्टेटस है और हमें अपॉर्चुनिटीज भी मिली हुई हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज है। और उसके साथ साथ में यहाँ पे आता है फर्टिनिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूटिलिटी एंड इंटीग्रिटी। ये जो इंटीग्रिटी शब्द था ये भी आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1946, क्योंकि इसी को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 3 शब्द जोड़े थे, अपने प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े, एक था सोशलिस्ट, एक था सेकुलर और लास्ट था इंटीग्रिटी। ओके, और अब समझिएगा एक केस आया था इंडिया में, केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल, जो आया था 1973। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इससे पहले कि जितने भी उन्होंने जो भी डिसीजन दिए थे उनको ओवररूल किया और कहा कि जो प्रियम्बल है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है और इसमें जो भी परिवर्तन होंगे वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, और लेकिन जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उससे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ये था हमारा प्रियम्बल। और आपको इस प्रियम्बल में क्या क्या चीजें, हर एक टर्म क्या है और कहाँ से ली गई है वो याद होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द पूछा जाता है। ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आए थे, तो ये आए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और ये जो प्रियम्बल था वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के तहत ही कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक भाग है। ओके, थैंक यू।